हेलो एवरीवन। आज हम अपने इस वीडियो में लेसन नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट के न्यू द फीचर्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमारी पॉलिसी चल रही थी उससे हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी थी वो बहुत डाउन चली गई थी, क्योंकि उसमें पब्लिक सेक्टर को ज्यादा प्रिविलेज दिया गया था, उसे सिक्योरिटी दी गई थी, उसके नाम बहुत सी मनी की सेंक्शंस हो जाती थी। बट इन स्पाइट ऑफ दैट प्राइवेट सेक्टर हमारा फ्लोरिश करता जा रहा था। तो इन सब चीजों को देखते हुए कि जब इकोनॉमी इतनी डाउन चली गई, डिप्रेशन में टोटल इकोनॉमी आ गई, सो इन 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो अपने इस वीडियो में हम उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। Three main things were there in the new economic policy. First was liberalization, second privatization, and third is the globalization, जिसको हम नॉर्मली शायद 10th क्लास तक एलपीजी के थ्रू भी पढ़ चुके। सो व्हाट इज लिबरलाइजेशन? एज द नेम इज टेलिंग अस, लिबरल। जब हम लिबरल हो जाते हैं, जब हम रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर देते हैं, दैट इज नोन एज द लिबरलाइजेशन। सो यहाँ पर हमने कई चीजों को रिमूव किया, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस को। फॉर एग्जांपल कोटा कोटा होता है कि आप इस अमाउंट तक ही डील करेंगे, हर चीज के ऊपर एक कोटा सिस्टम लग जाता है कि इससे ज्यादा आप नहीं कर सके, एक लिमिट बना दी जाती है। इस सिस्टम को हटाया गया, लाइसेंस को हटाया गया। लाइसेंस को एक्चुअली इन चीजों को कंप्लीटली नहीं हटाया गया, बट इट वाज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू पर्टिकुलर फील्ड्स ओनली, लाइसेंस ओनली इन फ्यू केसेस, और बाकी जगह से लाइसेंस की जो फॉर्मेलिटीज थी उसे हटा दिया गया। सेम इज विद द कोटा एंड द अदर रिस्ट्रिक्शंस, ऑल दीज वर रिमूव्ड सो दैट द business can be done with more ease. Second is no restriction on the expansion or contraction. इससे पहले अगर कोई बिजनेस चल रहा है, उसे अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है, कम करना है उसका साइज या उसका साइज बढ़ाना है, उसके लिए भी गवर्नमेंट को हमें इन्फॉर्म करना होता था, एंड आफ्टर गेटिंग द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट इट कैन बी ओनली, इट कुड बी ओनली एक्सपेंडेड और कॉन्ट्रैक्टेड। बट नाउ दिस रिस्ट्रिक्शन वाज नॉट देयर इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। रिडक्शन इन द टैक्स रेट्स, टैक्स रेट्स को कम किया गया। किस वजह से? ताकि बिजनेस को एक बूम मिले, बिजनेस को एक किक मिले, और ये एक बार दोबारा से हायर स्पीड की तरफ जा सके। नेक्स्ट इज इजी प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अभी आप लोग जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रोसीजर देखोगे इन द इंटरनेशनल ट्रेड, तब आप देखोगे मैनी स्टेप्स आर देयर, बट स्टिल दे आर द सिंप्लीफाइड स्टेप्स। उन इससे पहले वो और भी लंबे स्टेप्स हुआ करते थे, अब इस प्रोसीजर को बहुत इजी करने की कोशिश की गई। नेक्स्ट इज इजी प्रोसीजर टू अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। इससे पहले, अभी आप आगे जाके इस नेक्स्ट में भी पढ़ोगे, फॉरेन कैपिटल को इंडिया में लाने के लिए रोका गया था। हमारी एक जनता गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने हमारी कंट्री से सब जितनी भी फॉरेन कंपनीज थी उनको बाहर भेज दिया गया था। आपने बिजनेस एनवायरनमेंट में ये एक उसमें इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायमेंशन में एक ये पॉइंट भी आता है कि जैसे हमारी गवर्नमेंट बदलती है, पॉलिटिकल लीडर्स बदलते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर आइडियोलॉजी द पॉलिसीज ऑल्सो चेंज। तो उस तरह से जो फॉरेन कैपिटल थी दैट वाज स्टॉप्ड, उसको हम फॉरेन कंपनीज को इंडिया में आने से रोक दिया गया था, सो दैट द इंडियन कंपनीज कैन फ्लोरिश। लेकिन इस पॉलिसी में इन 1991 अट्रैक्ट किया गया है सो दैट द फॉरेन कैपिटल कैन बी इन्वेस्टेड इन इंडिया, और इंडिया में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आए और नई नई इंडस्ट्रीज बने। नाउ फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स जो एक बिजनेसमैन सप्लाई कर रहा है या वो सर्विस सप्लाई कर रहा है, they are free to fix the prices. In fixing the prices, there will be no interference of government. एक बिजनेसमैन इसको अपने हिसाब से सेट कर सकता है। So this is about the liberalization, means how the restrictions were removed in all these cases. नेक्स्ट अब बात करते हैं हम प्राइवेटाइजेशन की। देखिए प्राइवेटाइजेशन क्या है? प्राइवेटाइजेशन, अभी जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि पहले पब्लिक सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दी गई थी, ये अगर लॉस में भी जाता था तो गवर्नमेंट इसके लिए फंड सैंक्शन कर देती थी, उसको प्रोटेक्ट करती थी। और पब्लिक सेक्टर का मेन जो एम था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो भी सर्विस था, और वो इस सर्विस मोटिव की आड़ में प्रॉफिट्स अर्न ही नहीं कर रहे थे, वो अन इनएफिशिएंट हो चुके थे, एफिशिएंसी अपनी लूज कर चुके थे, राइट। तो इस वजह से अब प्राइवेटाइजेशन होने लगा। प्राइवेटाइजेशन मींस
उन्हीं पब्लिक सेक्टर्स को रखा जाएगा विच हैव सम पोटेंशियल, विच कैन बी रिवाइव्ड, विच कैन अर्न द प्रॉफिट्स फॉर द गवर्नमेंट। तो यहां से प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत है। वो कैसे? डिस इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर। एक वर्ड होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है डिस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जब हम पैसा लगाते हैं किसी सेक्टर में, डिस इन्वेस्टमेंट जब हम उस पैसे को निकाल लेते हैं वापस। और अब हम अगर किसी इंडस्ट्री में से पैसे को वापस निकाल लेंगे तो वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो यहाँ डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि पैसा निकाल के उसको बंद कर दिया गया, बट डिस इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट ने अपना पैसा वापस लिया और प्राइवेट सेक्टर को वहां पे इंकरेज किया कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर पब्लिक सेक्टर में से गवर्नमेंट ने 23% डिस इन्वेस्टमेंट कर ली, तो ये 23% प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया कि आप इसको आकर परचेज कर लो, क्योंकि हम इसमें डिस इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी लगा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू प्राइवेट सेक्टर। उन्होंने अपना जहां पे उनका 100% लगा हुआ था पैसा, उसमें से अपना स्टेक कम कर लिया, उसमें प्राइवेट सेक्टर को कहा दैट यू कैन परचेज, यू कैन इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर। अब इसी के साथ फर्स्ट पॉइंट के साथ हम लेते हैं थर्ड पॉइंट को, डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब यहाँ पे था ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, हमने सिंपल उतना इंटरेस्ट उनको दिया, उतना हमने शेयर बेचा जितना गवर्नमेंट ने बेचना चाहा, लेकिन ओनरशिप अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल उसने 23% यहाँ पर बेच दिया, तो 77% अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में है, तो ओनर गवर्नमेंट ही है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। Here, in this particular sector, the private sector is encouraged to at least purchase 51% shares, क्योंकि जिसने 51% शेयर्स खरीद लिए, दे बिकम द ओनर्स, दे टेक ऑल द डिसीजंस ऑफ दिस कंपनी। तो यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट को, कुछ अमाउंट को प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया परचेज करने के लिए, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपना स्टेक ही छोड़ दिया, दे ट्रांसफर द ओनरशिप, एंड फॉर दिस द प्राइवेट सेक्टर परचेजेस मोर देन 51% स्टेक, या आप मान लीजिए शेयर्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे वापस आकर, सेटिंग द BIFR। फुल फॉर्म है इसकी बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। अब यहां पर गवर्नमेंट ने दो तरह के अपने यूनिट्स को आइडेंटिफाई किया, कि एक तो वो जो टोटल सिक हैं और जो रिवाइव नहीं हो सकते, एंड द यूनिट्स विच कैन बी रिवाइव्ड। जो रिवाइव, इसको आइडेंटिफाई करना है, जो सिक नहीं हो सकते उसको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन जो रिवाइव हो सकते हैं, बाय गिविंग देम फाइनेंशियल हेल्प, बाय गिविंग देम सम मेंटोरिंग सर्विसेज, उनको एजुकेट करने हैं, उनको गाइड करने हैं, उनको फंड्स प्रोवाइड करने हैं, सो दैट इट कैन बी रिवाइव्ड, इट कैन अगेन कम इनटू द मार्केट। और जिसमें ऐसा पोटेंशियल नहीं है, जो बस अब सिर्फ लॉस में ही है और हेल्प के बाद भी लॉस में रहेंगे, उनको बंद कर दिया जाएगा। तो इस बोर्ड का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, टू क्लोज और रिवाइव द सिक यूनिट्स, इट विल बी डिसाइडेड। तो ये हो गया हमारा प्राइवेटाइजेशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, एंड सेटिंग द बोर्ड विच इज गोइंग टू डिसाइड अबाउट द क्लोजर और द रिवाइव ऑफ सिक यूनिट्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन। एज द नेम इज टेलिंग अस कि यहाँ पर अब सारी मार्केट ग्लोबल हो जाएगी। ठीक है, जब हम ग्लोबल होने की बात करें, पॉइंट्स हम बाद में देखेंगे, आपको समझ आ जाएंगे। जब हम ग्लोबल होने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इट शुड बी मेड इजी। रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जानी चाहिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की, तभी यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है। तो बस जितने भी यहाँ पॉइंट्स है, वो सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इजी करने के हिसाब से बनाए गए। फर्स्ट इज लिबरलाइज्ड इंपोर्ट, रिस्ट्रिक्शंस थे वो कम कर दिए गए, स्पेशली किस चीज पे, अगर कोई कंपनी कैपिटल गुड्स को परचेज करना चाह रही है। कैपिटल गुड्स को परचेज करने का मतलब होता है किसी टेक्नोलॉजी को परचेज करना, किसी मशीनरी को परचेज करना, बिकॉज इफ वन इज गोइंग टू इंपोर्ट द कैपिटल गुड्स, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर इंपोर्ट कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है, देन रिस्ट्रिक्शंस विल बी रिमूव्ड। नेक्स्ट बात करते हैं हम, पेरा इज चेंज टू फेमा। पहले हमारा पेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, लेकिन अब ये हो गया था, रेगुलेशन का मतलब होता है कि वो रिस्ट्रिक्शंस में रहेगा, हमेशा उसको रेगुलेट किया जाएगा, लेकिन ये अब हो गया था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब फंड्स चाहिए हमें बाहर से, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, बट इट विल बी मैनेज्ड,
ये रेगुलेट नहीं करेंगे, हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे, बट फंड्स शुड बी मैक्सिमम एंड इट इज गोइंग टू बी मैनेज्ड। तो इस तरह से ये रिमूव की गई रिस्ट्रिक्शन। रेशनलाइजेशन टू द टैरिफ स्ट्रक्चर। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ भी एक तरह का टैक्स है व्हेन द गुड्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब यहाँ पे इसको रेशनलाइजेशन किया गया, मतलब उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, दोबारा उसके बारे में सोचा गया। किस हिसाब से सोचा गया कि अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है तो वो किस किस गुड्स का जरूरी है, ये सारा सोचा गया कि किस चीज का इंपोर्ट जरूरी होगा, किसका एक्सपोर्ट जरूरी होगा, और ये सारी चीजों को ध्यान में रख के दोबारा टैरिफ स्ट्रक्चर को बनाया गया कि कहाँ पे टैक्स लगे कहाँ ना लगे। दोबारा से रेशनलाइजेशन टू द टैरिफ स्ट्रक्चर। जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उसे तो खत्म ही कर दिया गया, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अपने आप फॉरेन एक्सचेंज हमारे उसमें आ रहा है, तो एक बैलेंस पेमेंट बनता है हमारे पास यहाँ पे। और इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको कम किया गया। ये जो वर्ड ड्यूटी यहाँ पे लगता है, इट इज अ टैक्स ओनली। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म की गई और इम्पोर्ट ड्यूटी इज रिड्यूस्ड। सो ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स अल्टीमेटली क्या हो रहा है, दैट फिजिकल बाउंड्रीज हार्डली मैटर्स। नाउ द बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड बिकेम इजी, क्योंकि हमने लिबरलाइजेशन कर दिया, हमने प्राइवेटाइजेशन तो चलो फिर भी लोकल उसमें है, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इस लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट एवरीथिंग बिकेम वेरी इजी। तो जो मार्केट थी वो अब हमारी ग्लोबल हो गई। ठीक है, तो जितने भी अब हमने इस वीडियो में अपने पॉइंट्स किए हैं, हमने एलपीजी को कवर किया है। एलपीजी इज इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ठीक है, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।